एक छोटा सा सवाल है। तुम जो सोचते हो वो सच में तुम्हारा है? हर दिन तुम कुछ देखते हो, कुछ सुनते हो, कुछ बातों से अग्री कर लेते हो और तुम्हें लगता है मैं खुद डिसाइड करता हूं। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर इतने अलग अलग लोग एक जैसी बातें एक ही लैंग्वेज में क्यों बोलते हैं? अब मेरी तरफ ध्यान दो। ये ऑडियो बुक तुम्हें कंफ्यूज करने नहीं आई, ये तुम्हें डराने भी नहीं आई। ये बस धीरे धीरे एक पैटर्न दिखाएगी, एक ऐसा पैटर्न जो हिस्ट्री में भी है, सोसाइटी में भी और शायद तुम्हारे अंदर भी। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन है कि सोच बनती कैसे है और हम उसे अपनी समझ क्यों मान लेते हैं। अगर तुम आखिर तक सुनते हो तो हो सकता है तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन एक सवाल जरूर बचेगा और वही सवाल इस ऑडियो बुक का असल पॉइंट है। चैप्टर 1, जो दिख रहा है वही सच नहीं है। एक बात सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम जिन बातों को अपनी सोच मानते हो सकता है वो कभी तुम्हारी रही ही ना हो। डरावनी बात यह नहीं है, डरावनी बात यह है कि तुम्हें यह महसूस भी नहीं हुआ। तुम रोज उठते हो, फोन उठाते हो, कुछ पोस्ट देखते हो, कुछ बातों से सहमत हो जाते हो और तुम्हें लगता है मैं ओपन माइंडेड हूं, मैं खुद सोचता हूं। अगर ऐसा होता तो फिर इतिहास में इतने एजुकेटेड लोग इतनी बार एक जैसी सोच में फंसते क्यों रहे? यह सवाल नया नहीं है। फिलॉसफी में उठा, साइकोलॉजी में उठा और हिस्ट्री में बार बार उठा। और इसी सवाल को रैचल विल्सन अपनी किताब ऑकल्ट फेमिनिज्म द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ विमेन्स लिबरेशन में एक अलग एंगल से देखती है। वो ओपिनियंस नहीं देती, वो पैटर्न्स दिखाती हैं। एक कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं है। एक लड़का था, पढ़ा लिखा, समझदार। उसे लगता था वो भीड़ से अलग है, उसे पूरा भरोसा था वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, न सिस्टम के, न समाज के, न किसी आइडियोलॉजी के। एक दिन उसने बस यूं ही एक किताब उठा ली, कोई मजबूरी नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, बस क्यूरियोसिटी। शुरुआत नॉर्मल थी, इतिहास, विचार, सिंबल्स। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई, क्योंकि कुछ आइडियाज जो वो सालों से अपने मानता आया था, वो आइडियाज उससे पहले से लिखे जा चुके थे। यहीं से असली डर शुरू होता है। कोई तुम्हें जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करता, कोई तुम्हें जंजीर नहीं पहनाता। असल कंट्रोल धीरे होता है, इतना धीरे कि वो नेचुरल लगे। रैचल विल्सन यही दिखाती हैं, जब आइडियाज को सीधे आदेश की तरह नहीं बल्कि नेचुरल प्रोग्रेस की तरह पेश किया जाता है तो लोग सवाल नहीं पूछते, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑफिस में, रिलेशनशिप में, सोशल मीडिया पर कुछ सवाल पूछो तो अजीब नजरें मिलती हैं। कुछ बातों से असहमत हो जाओ तो लेबल लग जाता है। धीरे धीरे तुम सीख जाते हो क्या बोलना सेफ है और क्या सोचना डेंजरस। यही सबसे एफिशिएंट कंट्रोल होता है, क्योंकि अब तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, तुम खुद अपने दिमाग पर पहरा देने लगते हो। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि वो फ्री हैं। अगर तुम्हारी सोच इतनी नेचुरली बनी लगती है तो फिर इतने लोग एक जैसा क्यों सोचते हैं? चैप्टर 2, सोच बनाई कैसे जाती है। एक बात साफ कर लेते हैं, कोई भी मूवमेंट अचानक पैदा नहीं होता, ना कोई सोच, ना कोई रेवोल्यूशन। हर आइडिया से पहले एक तैयारी होती है और यही बात रैचल विल्सन अपनी किताब में साफ साफ दिखाती है। ये किताब नारे नहीं देती, ये तारीखें देती हैं, नाम देती है और कनेक्शंस दिखाती है। अब मेरी तरफ देखो और खुद से झूठ मत बोलना। तुम्हें लगता है कि जो सोशल चेंजेस हुए वो बस नेचुरली हो गए, जैसे लोग अचानक जाग गए हों? इतिहास ऐसे काम नहीं करता। रैचल विल्सन एक बहुत साफ एग्जाम्पल देती हैं। 1900 के आसपास जब विमेन्स लिबरेशन की शुरुआती लहर उठी, उस समय कुछ खास ग्रुप्स थे जो ओपनली पॉलिटिक्स में नहीं दिखते थे। ये थे ओकुलट सोशिएट्स, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी, हार्मेटिक ऑर्डर्स और कुछ सीक्रेट इनिशिएटरी ग्रुप्स। ये ग्रुप्स स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, सिंबल की, एंटेक विजडम की। लेकिन असल में यहीं से नैरेटिव शेप होना शुरू हुआ। रैचल विल्सन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ बताती हैं कि
कई अर्ली फेमिनिस्ट लीडर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओकल्ट मूवमेंट से जुड़ी थीं। रिचुअल्स, सिंबल्स और मिथ्स का इस्तेमाल मास साइकोलॉजी पर असर डालने के लिए हुआ। लिबरेशन को सिर्फ राइट्स नहीं बल्कि आइडेंटिटी शिफ्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब लोगों को ये नहीं बताया गया तुम क्या करो, उन्हें बताया गया तुम हो कौन। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि लॉज बदलना आसान है पर आइडेंटिटी बदलना वो परमानेंट होता है। और यही पॉइंट रैचल विल्सन हैमर करती हैं। जब किसी इंसान की पहचान बदल जाती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए जंजीर की जरूरत नहीं होती। वो खुद ही डिफेंड करने लगता है उस सोच को जो उसे दी गई थी। अब जरा अपने आसपास देखो। कुछ सवाल पूछने पर लोग आर्ग्यू नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम उनके ओपिनियन पर नहीं, उनकी आइडेंटिटी पर हमला कर रहे होते हो। और आइडेंटिटी रैशनल नहीं होती, वो इमोशनल होती है। यही कंडीशनिंग है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर कोई मूवमेंट सच में तुम्हारी आजादी के लिए होता तो उसे इतने सिंबल्स, इतनी रिचुअल्स, इतनी इमोशनल लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ती? रैचल विल्सन ये भी दिखाती हैं कि ये तरीका नया नहीं है। रिलीजन में हुआ, पॉलिटिक्स में हुआ और मॉडर्न टाइम में सोशल जस्टिस के नाम पर पैटर्न वही है, सिर्फ शब्द बदल गए हैं। अब अगला सवाल और ज्यादा खतरनाक है। अगर सोच धीरे धीरे रिचुअल, सिंबल और इमोशन से बनाई जाती है तो फिर तुम जिन बिलीव्स के लिए आज लड़ते हो, क्या तुमने कभी चुने भी थे? चैप्टर 3, जब इंसान खुद के खिलाफ खड़ा हो जाता है। एक बात मैं तुमसे आमने सामने कहना चाहता हूं और इस बार तुम आर्ग्यू मत करना, बस सुनना। सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जिसे कंट्रोल किया जा रहा हो। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो खुद को फ्री समझते हुए सिस्टम के लिए काम कर रहा हो। और यही पॉइंट रैचल विल्सन अपनी किताब में बहुत क्वाइटली लेकिन बहुत शार्पली रखती हैं। जरा खुद को देखो। तुम कुछ बिलीव्स डिफेंड करते हो, कुछ आइडियाज पर इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, कुछ सवाल सुनते ही इरिटेट हो जाते हो। अब ऑनेस्ट बनो, क्या तुम हर बिलीफ को शांत दिमाग से एक्सप्लेन कर सकते हो, या बस इसलिए डिफेंड करते हो क्योंकि वो तुम्हारी पहचान बन चुका है? रैचल विल्सन बताती हैं, जब किसी मूवमेंट को सिर्फ पॉलिटिकल नहीं मॉरल बना दिया जाता है तो इंसान लॉजिकल रह ही नहीं पाता। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता ये सही है या गलत, सवाल बन जाता है तुम अच्छे इंसान हो या बुरे। और जैसे ही डिबेट मोरालिटी पर जाती है दिमाग बंद हो जाता है। यहीं से सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। सेल्फ बिट्रेयल कैसे होता है? पहले तुम्हें सिखाया जाता है कि कुछ थॉट्स डेंजरस हैं, फिर धीरे धीरे तुम खुद ही उन थॉट्स से डरने लगते हो। तुम्हें कोई चुप नहीं कराता, तुम खुद ही चुप हो जाते हो। तुम्हें कोई सेंसर नहीं करता, तुम खुद को सेंसर करने लगते हो। और सबसे आयरॉनिक बात, तुम इसे मैच्योरिटी समझने लगते हो। ऑफिस में सोचो, तुम जानते हो कुछ पॉलिसीज इलॉजिकल हैं लेकिन बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि लेबल लगने का डर है। रिलेशनशिप में सोचो, तुम कुछ सवाल पूछना चाहते हो लेकिन पूछते नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लमैटिक बनने का डर है। ये डर बाहर से नहीं आता, ये अंदर इम्प्लांट किया जाता है। रैचल विल्सन लिखती हैं, जब आइडेंटिटी आइडियोलॉजी से जुड़ जाती है तो इंसान सच को नहीं अपनी इमेज को बचाता है। और यही वो पॉइंट है जहां लिबरेशन उल्टा स्लेवरी बन जाती है। अब एक सीधा सवाल जिससे तुम शायद भागना चाहो, अगर तुम सच में फ्री हो तो कुछ सवाल पूछने से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि अगली परत और भी अनकंफर्टेबल है। अगर इंसान खुद को सेंसर करने लगे, खुद को डाउट करने लगे, खुद के इंस्टिंक्ट्स को सस्पेक्ट करने लगे, तो फिर कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई लीडर, कोई सिस्टम, या तुम खुद? और अब अगला सवाल और ज्यादा गहरा है। अगर तुम्हें इस तरह ट्रेन कर दिया जाए कि तुम खुद के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो फिर जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वो असल में है कौन? चैप्टर 4, आजादी नहीं, रीडिजाइन। अब तक अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो तुम्हें एक बात खटकने लगी होगी। हर जगह एक ही पैटर्न, शब्द बदलते हैं, नारे बदलते हैं, पर तरीका वही रहता है। और यहीं पर रैचल विल्सन अपनी किताब में सबसे अनकंफर्टेबल पॉइंट रखती हैं। वो कहती हैं, ज्यादातर लोग
ये मान लेते हैं कि लिबरेशन का मतलब है पुराने बंधनों से आजादी, लेकिन इतिहास कुछ और दिखाता है। अब मेरी तरफ ध्यान दो। अगर कोई सच में तुम्हें आजाद करना चाहता तो वो तुम्हें क्या देता? ज्यादा सवाल पूछने की ताकत, ज्यादा सोचने की आजादी। लेकिन अगर कोई तुम्हें नया इंसान बनाना चाहता हो तो वो तुम्हें देता है नई भाषा, नए सिंबल्स, नए मॉरल रूल्स। और यही आजादी नहीं होती, ये रीडिजाइन होता है। रैचल विल्सन दिखाती हैं कि ओकल्ट मूवमेंट्स में ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। पुराना सेल्फ तोड़ दो, नया सेल्फ गढ़ दो। और यही स्ट्रक्चर अर्ली फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में भी दिखता है। रिचुअलाइज्ड मीटिंग्स, सिंबॉलिक इमेजरी, सेक्रेड नैरेटिव्स, अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट, ये सब रैंडम नहीं था, ये साइकोलॉजी थी। जब इंसान को बार बार बताया जाता है कि उसका नेचुरल सेल्फ फ्लॉड है, प्रॉब्लमैटिक है या ऑप्रेसिव है, तो वो खुद से दूरी बनाने लगता है। और जैसे ही इंसान अपने पुराने सेल्फ से नफरत करने लगता है, वो जो भी नया आइडेंटिटी दी जाती है उसे गले लगा लेता है। यहीं से असली कंट्रोल शुरू होता है। आज देखो, बी बेटर का प्रेशर, अनलर्न का दबाव, डू बेटर की मॉरल पॉलिसिंग सुनने में पॉजिटिव लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक मैसेज देता है जैसे तुम हो वो काफी नहीं है। और जो इंसान खुद से खुश नहीं होता उसे मोल्ड करना सबसे आसान होता है। रैचल विल्सन का इशारा साफ है, जब लिबरेशन की भाषा सेल्फ रिजेक्शन से शुरू हो तो उसका एंड फ्रीडम नहीं होता, वो एंड होता है एक नई तरह की डिपेंडेंसी। और यही वजह है कि लोग बदलाव को क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री पर न खड़े हो जाएं। डर लॉजिक से बड़ा हो जाता है। अगर हर बदलाव तुम्हें खुद से दूर करता जा रहा है तो फिर यह बदलाव किसके लिए है? चैप्टर 5, चॉइस का भ्रम। एक लाइन ध्यान से सुनो और डिफेंड मत करना, बस अब्जॉर्ब करना। सबसे आसान कंट्रोल वो होता है जो तुम्हें चॉइस लगने लगे। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अब सच बोलो, तुम्हें लगता है तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो? तुम क्या मानोगे, किसके साथ खड़े होगे, किस बात का सपोर्ट करोगे, ये सब तुम्हारी चॉइस है। लेकिन कभी नोटिस किया, कुछ चॉइसेस सोशली प्रेज्ड होती हैं, कुछ साइलेंटली पनिश्ड। कोई तुम्हें मना नहीं करता, बस संकेत दे दिए जाते हैं। रैचल विल्सन एक सटल लेकिन शार्प पैटर्न दिखाती हैं। अर्ली मूवमेंट्स में लोगों से ये नहीं कहा गया ये करो, उनसे कहा गया अगर तुम अच्छे इंसान हो तो नेचुरली यही चूज करोगे। और यही चॉइस मर जाती है, क्योंकि अब डिसीजन लॉजिक से नहीं इमेज से लिया जाता है। जब हर चॉइस के साथ एक मॉरल लेबल जुड़ जाए तो इंसान सही गलत नहीं सोचता, वो सेफ अनसेफ सोचता है। और सेफ्टी के नाम पर वो वही चूज करता है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। यही कंट्रोल्ड चॉइस है। सोशल मीडिया देखो, तुम कुछ ओपिनियंस खुलकर बोलते हो, कुछ सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स तक रखते हो, कुछ सोचते हो पर पोस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कौन सी चॉइस अप्लॉज लाएगी और कौन सी आइसोलेशन। और इंसान आइसोलेशन से हर कीमत पर बचता है। रैचल विल्सन इशारा करती हैं, जब इंसान को लगे कि उसके पास चॉइस है पर कॉन्सिक्वेंसेस पहले से तय हों, तो वो फ्रीडम नहीं होती, वो गाइडेड बिहेवियर होता है। और यही वजह है कि लोग प्राउडली कहते हैं, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हूं, जबकि उनका बिहेवियर परफेक्टली प्रिडिक्टेबल होता है। प्रिडिक्टेबल माइंड सबसे कंट्रोलेबल माइंड होता है। अगर तुम्हारी चॉइसेस पहले से शेप की जा चुकी हैं, तो फिर तुम असल में चुन क्या रहे हो? चैप्टर 6, सच समझ में तब आता है जब शोर रुकता है। अब जरा रुकते हैं। अब तक जो सुना, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में एक नेचुरल सवाल उठा होगा, क्या ये सब जानबूझकर किया गया या लोग ज्यादा मीनिंग निकाल रहे हैं? ठीक है, ये सवाल वैलिड है और यहीं पर ज्यादातर ऑडियो बुक्स मैनिपुलेशन में फिसल जाती हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। अब मेरी तरफ ध्यान दो। कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं होती जहां कुछ लोग बैठकर डिसाइड करते हों कि आज किसकी सोच बदली जाएगी। इतना ड्रामेटिक नहीं है। असल में ये प्रोसेस बहुत बोरिंग है, बहुत स्लो है, बहुत ह्यूमन है। लोग आइडियाज बनाते हैं, कुछ आइडियाज काम करते हैं, कुछ फेल होते हैं। जो काम करते हैं वही रिपीट होते हैं। बस
रैचल विल्सन भी ये क्लेम नहीं करती कि हर चीज एक मास्टर प्लान का हिस्सा थी। वो ये दिखाती हैं कि कुछ फिलॉसफीज इन्फ्लुएंस बनी, कुछ सिंबल्स रेजोनेट करने लगे, कुछ नैरेटिव्स इमोशनली पावरफुल निकले और फिर इन्हें कॉन्शियसली नहीं, स्ट्रेटेजिकली अडॉप्ट किया गया। क्योंकि पावर हमेशा वही लैंग्वेज अपनाती है जो काम करती है। यहां कोई विलन जरूरी नहीं होता, सिस्टम खुद ब खुद बन जाता है। जब लोग रिवॉर्ड करते हैं कुछ बिहेवियर्स को और पनिश करते हैं कुछ सवालों को, तो डायरेक्शन अपने आप तय हो जाती है। कोई पुश नहीं करता, बस फ्लो बना दिया जाता है। अब इस ऑडियो बुक को ही देखो। अगर मैं चिल्लाता तो तुम डिसमिस कर देते, अगर मैं प्रीच करता तो तुम डिफेंड करने लगते। लेकिन मैं धीरे बोल रहा हूं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, कनेक्शंस दिखा रहा हूं, और तुम्हारा दिमाग खुद डिसाइड कर रहा है कि क्या सेंस बनता है। यही तरीका हर पावरफुल आइडिया का होता है। रैचल विल्सन का टोन अलार्मिस्ट नहीं है, वो बस एक वार्निंग देती हैं। जब कोई मूवमेंट इतना इमोशनल हो जाए कि उसे क्वेश्चन करना इमोरल लगे, तो वहां रुककर सोचना जरूरी है। क्योंकि जहां सवाल मर जाते हैं वहां ग्रोथ भी मर जाती है। और यही क्लैरिटी सबसे अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि अब तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना सिस्टम को, ना लीडर्स को, ना हिस्ट्री को। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी हो जाती है। अगर अब तुम्हें पैटर्न दिखने लगा है, तो फिर क्या तुम उसे अनदेखा कर पाओगे? अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम डर के मारे नहीं सुन रहे थे, तुम क्यूरियोसिटी से आगे बढ़े थे। और क्यूरियोसिटी हमेशा पहली आजादी की निशानी होती है। अब मैं तुम्हें कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं करूंगा, ना ये कहूंगा कि कौन सही है, ना ये कि कौन गलत। क्योंकि ये ऑडियो बुक तुम्हें किसी साइड पर खड़ा करने नहीं बनी थी। ये सिर्फ एक काम करने आई थी, तुम्हें तुम्हारी सोच से मिलवाने। अब शायद तुम नोटिस कर रहे हो कौन से आइडियाज डिस्कशन इनवाइट करते हैं और कौन से आइडियाज साइलेंस डिमांड करते हैं, कौन से सवाल वेलकम किए जाते हैं और कौन से सवाल डेंजरस कहे जाते हैं। और सबसे खास बात, कब तुम्हारा दिमाग खुद ही ब्रेक लगा लेता है। रैचल विल्सन कोई कंक्लूजन नहीं थोपती, वो कोई नई आइडियोलॉजी नहीं देती, वो बस हिस्ट्री की परतें हटाती हैं और एक मिरर रख देती हैं, ताकि तुम खुद देख सको आज जो लैंग्वेज है, आज जो मोरालिटी है, आज जो आइडेंटिटी है, वो अचानक पैदा नहीं हुई। उसे बार बार दोहराया गया जब तक वो सच न लगने लगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो इस ऑडियो बुक को एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कहकर भूल सकते हो, जिंदगी नॉर्मल चलती रहेगी, या फिर तुम हर स्ट्रॉन्ग इमोशन के पीछे एक सवाल देखना शुरू कर सकते हो, हर मॉरल प्रेशर के पीछे एक पैटर्न और हर ऑब्वियस ट्रूथ के पीछे एक हिस्ट्री। आजादी का मतलब ये नहीं है कि तुम सब रिजेक्ट कर दो। आजादी का मतलब है तुम चूज करो किस बात को बिना डरे क्वेश्चन करना है। यही असली मैच्योरिटी है। अगर कल से तुम्हें कोई आइडिया प्रोटेक्ट करने से ज्यादा समझने की जरूरत लगे, तो फिर क्या वो आइडिया तुम्हारा है या तुम उसके हो? यहीं ऑडियो बुक खत्म होती है। कोई म्यूजिक नहीं, कोई कॉल टू एक्शन नहीं, क्योंकि जो सच में सोचने लगता है उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो इसका मतलब है तुम भागे नहीं। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि सच सुनना मुश्किल नहीं होता, सच के साथ रहना मुश्किल होता है। इस ऑडियो बुक का मकसद तुम्हें बदलना नहीं था, ये तुम्हें किसी कंक्लूजन तक ले जाने भी नहीं आई थी। ये बस एक चीज छोड़ने आई थी, एक अवेयरनेस। अब आगे क्या होगा? शायद कुछ नहीं। तुम अपनी जिंदगी वैसे ही जीते रहो, वही डिसीजंस, वही ओपिनियंस, वही रिएक्शंस। या फिर कभी कभी जब कोई आइडिया बहुत ऑब्वियस लगे, जब कोई इमोशन बहुत जोर से पुश करे, तो तुम्हारा दिमाग एक पल के लिए रुके और तुम खुद से पूछो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? यही सवाल इस ऑडियो बुक की जीत है, क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल पूछना शुरू करता है उसी दिन किसी का कंट्रोल कम होने लगता है। अगर ये सुनकर तुम्हारे अंदर कुछ हिला है तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि जो सोच को हिला दे वो कंटेंट नहीं होता, वो शुरुआत होती है। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें अनकंफर्टेबल कर गई तो समझ लो ये आखिरी बार नहीं होगा।
क्योंकि यहां सवाल पूछे जाते हैं, सुकून नहीं दिया जाता। अगर तुम सच में सोचते हो तो अभी हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।